जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हम सभी अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे। Now Honorable Governor will read the preamble and fundamental duties as in Constitution of India. अब माननीय राज्यपाल महोदय भारत के संविधान के मूल उद्देश्यों एवं संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का वाचन करेंगे। हम सभी मन में इसका पाठन करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को तद्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। Thank you, sir. All are requested to take their seats. Now we symbolically light the lamp online and pray Goddess of Knowledge. अब हम मां सरस्वती की वंदना के साथ प्रतीकात्मक दीप प्रज्वलन करेंगे।
Now I invite President of IIHMR University, Dr. Prahlad Rai Sodani, to officially welcome all the guests, dignitaries, and delegates. Dr. Sodani, please. Sodani sir, please unmute. Khammagani, Namaste with added respect, श्री कलराज मिश्र जी, माननीय राज्यपाल राजस्थान का IIHMR यूनिवर्सिटी के इस 3 दिवसीय वार्षिक वैश्विक सम्मेलन प्रदन्या 2021 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं माननीय राज्यपाल महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लेकर इसकी गरिमा बढ़ाई। Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to welcome Sri Kalraj Mishra, Honorable Governor Rajasthan, on behalf of IIHMR University Jaipur, for joining us the annual Global Conference on Digital Health, Sustainable Development and Well-being, a 3-day conference scheduled for 3 to 5th February 2021. This is the 25th edition of our annual conference series, popularly known as Pradanya. We are extremely grateful to Honorable Governor of Rajasthan, Sri Kalrajji Mishra, for accepting our invitation to inaugurate the conference. I am delighted to welcome Padam Bhushan Professor G.P. Padmanabhan, former Director, Indian Institute of Science, Bengaluru, for joining us as a guest of honor. We will be highly benefited by your wisdom and thoughts, sir, on this occasion. I am indeed delighted to welcome Padam Shri Dr. Chandrakant Pandav, former professor and head Center for Community Medicine, All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, New Delhi, for joining us as guest of honor. Dr. Pandav is member of National Council for India Nutritional Challenges, Poshan Abhiyan. We will be enriched by your thoughts shared by you, sir, in this conference. It is a great honor for me to welcome our beloved Dr. S.D. Gupta, chairperson of the IIHMR University, Jaipur, a renowned epidemiologist and public health specialist and member of Chief Minister's Advisory Committee for COVID-19 in Rajasthan. I am delighted to welcome all distinguished speakers and delegates from all continents globally. I would like to welcome media professionals attending this conference. As the next decade is going to witness significant growth in digital health solutions, IIHMR University has taken a lead in
initiating the dialogue as a continuous process for the future knowledge exchange on the theme. The theme of the conference is identified, keeping in view the rapid transition in global health and well-being space, especially in advancing the universal health coverage for sustainable development. The three-day deliberations will be conducted in virtual mode, conducting various plenary sessions. The conference will provide a platform to deliberate upon most relevant issues like potential of digital health, leading and managing change for technology adaptation in healthcare, role of technology in driving healthcare for sustainable development, building a patient-centric digital ecosystems and solutions, community engagement for achieving universal health coverage, Sustainable Development Goal 3, ensuring healthcare and well-being for all. It's a great pleasure to share that the conference will be benefited by more than 50 distinguished speakers all around the world, coming from 11 countries to share their research, innovations, and success stories. We will learn a lot from this conference. I'm excited to share that the conference is being virtually attended by more than 1,000 delegates globally. The conference would help in charting the way forward for transforming health sector and well-being sector for government and non-governmental organizations engaged in health and well-being of the population at large. I am sure the deliberations would bring new strategic perspective and collaborations, partnership opportunities among the stakeholders. I believe that this conference would provide an opportunity to contribute towards how to scale the use of technology in enhancing the health outcomes and reducing the out-of-pocket spending on healthcare, particularly in resource-constrained countries like India. Ladies and gentlemen, on this occasion, I would like to share about IHMR University's profile. Established in 1984 with a mission to improve standards of health through better management of healthcare and related programs, through management, research, education, training, consultation, and institutional networking in national and global perspective. IIHMR successfully created a new discipline of health management in the country. IIHMR over last 36 years, IHMR has established itself as a unique research organization, education and training portfolio in India and Southeast Asia. Due to our significant work, Government of Rajasthan by Act established and incorporated IIHMR University as a postgraduate and research university. We have 4 schools in the university focused on health management, pharmaceutical management, development studies, and public health. Thank you once again and welcome you all. Thank you and Jai Hind. Namaskar. Thank you, Dr. Sodani, for your welcome address. Now I take this opportunity to invite the chairperson of IIHMR University and an eminent global expert of public health, Professor Dr. H.D. Gupta ji. धन्यवाद त्रिपाठी जी। सर्वप्रथम मैं महामहिम परम श्रद्धेय राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र का अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा। हमारे मैनेजमेंट बोर्ड और फाउंडर ट्रस्टी और मेरे स्वयं की ओर से इस 25वीं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस प्रदन्या में हम सबका आपने शामिल होकर जो उत्साहवर्धन किया है उसके लिए हम सब आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं डॉक्टर पांडव, डॉक्टर पद्मनाभन का भी आज स्वागत करना चाहता हूं। हमारे जैसा भी डॉक्टर सोडानी ने बताया, हम 36 साल से इस नए क्षेत्र को हमने विकसित किया, नए विषय को विकसित किया, हेल्थ सेक्टर में शोध कार्य को विकसित किया, चाहे वो नीति का क्षेत्र हो, चाहे वो कार्यक्रम का क्षेत्र रहा हो,
चाहे वो मूल्यांकन का रहा हो। IIHMR ने एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया और अपना स्थान बनाया पूरी दुनिया में। इसका मुझे बहुत गर्व है। मैं संस्था से 30 साल से अधिक से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने इसका विकास होते हुए देखा और इसमें मेरी भागीदारी रही। उसका गर्व तो मुझे हमेशा बना रहेगा। मैं आज ये जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, इसका नाम प्रदन्या रखा गया था और आज 25वां जो सिल्वर जुबली सेशन है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। प्रदन्या एक संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब है विजडम, बुद्धि, विज्ञान, और उसका आगे भी मतलब ये है कि इंटेलेक्चुअल्स, ज्ञानी लोग। तो इस प्रदन्या को इस प्रारूप में लाने के लिए हमने ये निश्चय किया कि जो हमारे विषय, सामयिक विषय हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उन पर जो हमारे यूनिवर्सिटी से, हमारे संस्थाओं से जो विद्यार्थी MBA की डिग्री करके निकलते हैं हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में या फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में, और जो भी युवा इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने, प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने आए, उनको सामयिक जो विषय हैं, उनमें जो प्रगति है, उनमें जो नई नवाचार हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाए ताकि वो अच्छे युवा कार्यकर्ता बने और अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सकें। ये प्रदन्या इस बार बड़े अलग और विषम परिस्थितियों में आयोजित की जा रही है और जो टॉपिक इसका रखा गया है डिजिटल हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेलबींग, तो बहुत ही ज़्यादा सामयिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने समय में बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि कोरोना हैज़ spelled doom world over, including India and our lives. But हर संकट के पीछे एक सिल्वर लाइन होती है। कोरोना की वजह से बहुत सी तकलीफें हुई, लेकिन बहुत से नवाचार भी हुए, और जो सबसे बड़ा नवाचार जो हुआ वो डिजिटल हेल्थ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के क्षेत्र में। तो आज जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ाने के काम में उपयोग में लाने में जो एक रेजिस्टेंस होता था, एक जो कहिए कि विलिंगनेस नहीं होती थी, पर आज कोरोना की वजह से हम एक नए माध्यम को हम सब लोग स्वीकार कर चुके हैं कि कैसे ऑनलाइन टीचिंग हो, ऑनलाइन प्रशिक्षण हो। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये देश के लिए, और दुनिया में भी सब जगह अब ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है। IHMR में भी अब ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। दूसरा जो प्रमुख बात हुई है कोरोना में, कोरोना के पेंडेमिक में, कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हम डॉक्टर्स नहीं करते थे, टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते थे, वो अब टेलीमेडिसिन एंड टेली कंसल्टेशन और सारा कोरोना का जो महामारी है उसका सारा मॉनिटरिंग सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी से हुआ। आप अपने मोबाइल फोन पर ये जान सकते हैं कि आज कितने नए केसेस हुए, कितने रिकवर हुए, आपके पड़ोस में किसको कोरोना हुआ है, कौन पॉजिटिव आया है। ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है, और जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विकास के लिए और स्वयं के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, और डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज को कैसे इसमें उपयोग किया जा सकता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो अभी
भारत सरकार ने नया कार्यक्रम शुरू करके, एक अभियान शुरू करके, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, अभी पिछले वर्ष ही इसको लॉन्च किया गया और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। पेशेंट्स का इलाज होना, उनकी बीमारी की जांच होना, उनके इलाज होना और इलाज के बाद उनकी मॉनिटरिंग होना उनके स्वास्थ्य की, ये कैसे हो, ये आज डिजिटल हेल्थ के माध्यम से हो सकता है। इसी प्रकार से डॉक्टरों के पास अपने मरीजों की सूचना कैसे आए, वो भी अब संभव हो गया है। अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स फॉर एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री विल बी प्रिपेयर्ड and a registry of all hospitals and health facilities will be created, and all the information of individuals and health facilities will be stored in cloud computing, and whatever storage devices will be used. So it's a big breakthrough that has occurred in India for diagnosis and treatment of patients. And then very importantly in the area of public health, मैं पब्लिक हेल्थ के बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि पब्लिक हेल्थ ने अपनी उपादेयता और महत्व कोरोना काल में पूरी तरह से सिद्ध किया है, जब कोई इलाज नहीं था ना है, और इस भयंकर महामारी को कैसे रोका जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, ये केवल पब्लिक हेल्थ के माध्यम से ही हो पाया। टेस्ट करें, ट्रीट करें, फॉलो करें, मॉनिटर करें, क्वारंटीन करें, आइसोलेट करें। टीकाकरण अब उपलब्ध हो गया, जो कि पब्लिक हेल्थ में एक बहुत बड़ा एक टूल है। और टीकाकरण हो कैसे रहा है, ये भी समझने की बात है। ये भी सारा डिजिटल माध्यम से ही हो रहा है। आपके पास रजिस्टर करने के बाद सूचना आती है कि आप इस दिन टीकाकरण कराने आए, और एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट भी आपको जारी किया जाता है कि आपका टीकाकरण हो गया, अब अगली तारीख को कब आना है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव इस समाज में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आया है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को लेकर, और मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इससे सभी के स्वास्थ्य में बहुत ही सुधार होगा, सबको सेवाएं उपलब्ध होंगी। जो 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 बराबरी नहीं है, जो हमारे सभी महामहिम बता रहे थे कि इक्वालिटी संविधान के प्रियम्बल में प्रमुखता से बताई गई न्याय और समानता, वो समानता जब भी हो सकती है जब सब तक ये सेवाएं पहुंचें, और डिजिटल हेल्थ के माध्यम से ये सब किया जा सकता है। तो न केवल डायग्नोस्टिक सर्विसेज, न केवल ट्रीटमेंट, बल्कि जन स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वास्थ्य। और ये भी एक समझने की बात है कि अब हमको इस देश में सामना है डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक लंग डिसीजेस, दमा, इन सब का एकदम लगभग 70% बीमारी आज इन रोगों के कारण है, और इनका इलाज तो कभी भी संपूर्ण हो ही नहीं सकता इन बीमारियों का, पर इनको फिर भी इलाज करना है और उनको काबू में रखना है। तो उसके लिए जो डिजिटल माध्यम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल इसमें प्ले करेगा, कि हम जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिनका नाम मैंने अभी बोला, उनकी व्यवस्था, उनमें स्वास्थ्य सुधार, उनकी मॉनिटरिंग के लिए बहुत आवश्यक है। और ये ऐसी बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर अगर हो गया तो वो जीवन भर ही रहना है। तो डॉक्टर हमारे पास इतने नहीं है, हेल्थ वर्कर भी नहीं जा सकता है, तो कैसे इस काम को किया जा सकता है? बहुत सारे डॉक्टरों की और हेल्थ केयर वर्कर्स की ज़रूरत होगी, जो संभव नहीं है। तो डिजिटल माध्यम के से ही इन जो नई बीमारियां हैं जो अब बहुत हो गई हैं, उनको भी देखा जा सकेगा। तो मैं देखता हूं कि भविष्य में डिजिटल हेल्थ ही मूल हमारी रणनीति रहेगी, और बदलाव जो हम सोचते हैं वो सस्टेन्ड रहें, वो स्थायी रहें, वो स्थिर रहें,
वो जब ही होगा जब हम सब तक पहुंचे और बदलाव को लार्ज स्केल पर पूरे समुदाय पर सबको उसका फायदा मिले और सबके स्वास्थ्य के ऊपर सबका स्वास्थ्य में सुधार हो। IHMR पिछले 36 वर्ष से जब कोई इस सब्जेक्ट को जानता ही नहीं था, इस विद्या को कोई जानता ही नहीं था, तब नए सोच से अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता से इस नए विज्ञान को विकसित किया गया। और मैं महामहिम को प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अब तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हेल्थ मैनेजमेंट और फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट 4000 से ज़्यादा ग्रेजुएट्स ये MBA कर चुके हैं। और सर वो भारत के हर राज्य में भारत के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय में, देश और विदेश और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में, और जो कंसल्टिंग और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और जो NGOs हैं उनमें वो काम कर रहे हैं। और मुझे आज बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि जो 1984 में हमने एक काम शुरू किया था उसका बदलाव हम देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य का प्रबंधन अब बिल्कुल सही तरीके से, और उसमें एक पैराडाइम बदलाव आया है और स्थायित्व के साथ आया है। तो हम इसको IHMR का एक बहुत बड़ा योगदान समझते हैं। और जो हमारे एलुमनाई हैं वो बहुत बड़ा अपना किरदार प्ले कर रहे हैं। और मैं यहीं अपनी बात को विराम दूंगा। डिजिटल हेल्थ एक बहुत आवश्यक कार्यक्रम है और भविष्य अगले 2 वर्ष में मैं समझता हूं कि सारी डिजिटल हेल्थ, सारे देश में डिजिटल हेल्थ केयर ही होगी, उसके माध्यम से ही स्वास्थ्य की सेवाएं दी जाएंगी। और भारत तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है, यहाँ हमारे देश में इसको करने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम। हम सब अभिभूत हैं कि आज आप हम लोगों के बीच में हैं। एक बार फिर से आपका, डॉक्टर पांडव का, डॉक्टर पद्मनाभन का और सभी विद्यार्थी, सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Dr. S.D. Gupta ji. Now I request our guest of honor, a renowned practitioner and a scholar of community medicine, Padma Shri Dr. Chandrakant Shri Sambhaji Pandav ji, for the special address. डॉक्टर शिव त्रिपाठी, इस संवाद के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ राजस्थान श्री कलराज मिश्रा जी, प्रोफेसर G.P. Padmanabhan, my esteemed and dear colleague Dr. S.D. Gupta, Dr. P.R. Sodani. This is the special edition of the annual global conference. It is special because this is the first digital annual global conference we are having. It is special because it's a major landmark. This is the Silver Jubilee Conference. So you have traveled 25 years so far. And what a coincidence that this is happening after the COVID-19 pandemic. As Dr. S.D. Gupta mentioned to you, what is Pradhanya? Pradhanya is wisdom. I'm very fond of learning from equations. These days, I'm trying to understand the equation of Albert Einstein, E is equal to mc squared. And I'm doing some research and reading about ohm equal to E equal to mc squared. So my understanding, Dr. Gupta, Your Excellency, is that when you talk about wisdom, first is you have to have access to information, and then you have to have a special set of skills to translate that information into knowledge. Knowledge is necessary, but not sufficient. Knowledge has to have conjoined with field experience. So when you combine knowledge with field experience, you gain wisdom. There are three kinds of people in this world: those who are wise, those who are wise, and those who supervise. So it's a very interesting thing that you mentioned 25 years back. You named the conference very appropriately. I want to share with the audience what I learned from my esteemed colleague, Dr. S.D. Gupta, his past, present, and future. Kal, Aaj, aur Kal. What I learned from his
past. The good thing about the past, it is over, but you must take the learnings forward. Good thing, what I learned from him about the present is get involved in the present, but at the same time, plan for the aane wala kal. So that's a very important learning I had from my esteemed colleague, Dr. S.D. Gupta. Thank you very much, Dr. S.D. Gupta, for being my guru. I consider Corona as my guru because I learned many things during this pandemic. The first thing message that I learned is the world is a family. So, Vasudhaiva Kutumbakam. And the second thing, most importantly, I learned is that this planet does not belong to human beings alone. It belongs to the animals, flora and fauna, and even inanimate things. My current area of interest is linking ancient wisdom with modern science. And the more I think and read about Corona, I believe that there are a lot of ancient practices that were enunciated in Veda and Upanishad are being used today with modern science in Corona. I must also share with you that today is the first anniversary of Corona. The first case of Corona was reported in Wuhan city in China in December 2019. That's why we call it COVID-19. While the first infection case was reported from Kerala in January 2020. So when you look back in time, it's almost a year, and Corona has taught us many things. As I said, that I consider Corona as my guru. Now coming back to the digital health, sustainability, and wellness, I think we have used the word control alt delete very often while we're working on the computers. So we have deleted what digital health has done is deleted the distance. So areas that are inaccessible, where there are natural disasters like floods, earthquakes, fires, volcanic eruptions, the distance is deleted by the digital health. The second thing it has done, it has brought into picture that the patients have control over their health. They have a choice. And as a health economist, I understood, which I learned at McMaster University, I realized it's a warning to my colleagues, physicians, that please be participative and not be prescriptive. So the patient has become the center of attention, and he's the one who's going to decide what kind of treatment he needs to take. Now, coming back to my area of interest and expertise, the Poshan Abhiyan components is one area which was launched in 2018, and I must share with you, Your Excellency, the Governor, the Poshan Abhiyan was launched in Junjun on 8th March 2018. So Rajasthan state has an important responsibility of being the leader in terms of addressing all issues related to Poshan Abhiyan. Poshan Abhiyan has 7 components, and for the sake of remembering, I call it 4 C's and 3 I's. What are the 4 C's? First is the convergence. Second is the common application software. Third is the change in behavior. Fourth is the incremental learning approach. And the 3 innovations are innovations, incentives, and call center addressing. So for the first time, CAS was used in ICTS. That's common application software. The beauty of this was the real-time information that people gathered, which had never happened before. In ICTS, the number of registers that were kept were 21. So there was hardly any time for the Anganwadi workers to do the work that was assigned to her. So as a common application software, the first experiment on a large scale in the world was a very successful activity that was taken. Now with a few minutes that I have left, I would like to focus my current interest in trying to understand and make the definition of health more broader. The historical definition of health is the state of physical, mental, and social well-being, and not merely absence of disease or deformity. Very recently, WHO has introduced spiritual dimension, but in my understanding, there are 8 dimensions of health: physical, intellectual, environmental, emotional, financial, social, spiritual, and occupational. So there are 8 dimensions of health that we need to understand and work on. At a subsequent conference that will arise, Professor S.D. Gupta, I'll elaborate on these 8 dimensions of health. And finally, my current area of interest is integrative health, happiness, peace, and wellness.
I'm so excited in this budget. We got a substantial allocation for increasing the health and wellness centers. And again, at a subsequent meeting, I'll tell you more about it. I've made a very advanced work in terms of integrative health. There's only one part of pathy, that the disease treatment that one gets. Patient wants relief from pain and suffering. So he is not interested in what pathy use, homeopathy, allopathy, naturopathy. He is not interested. He needs a relief from pain and simple suffering. And most important, and that is lacking in my esteemed physician colleagues, they lack sympathy, empathy, and compassion. I hope that we'll be able to give more attention to those three dimensions, no matter what pathy you use. I repeat once again, sympathy, empathy, and compassion. Compassion. Thank you so much, Dr. Shri Tripathi, Dr. S.D. Gupta, Dr. Sudhani, and Your Excellency for giving me this opportunity to present my views. And I'm very excited and very keen to hear what my esteemed colleague Padma Bhushan has to say about his thoughts and words. So once again, इस संवाद के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँ. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much, Dr. Panda. Now I take this opportunity to invite a great scientist and scholar, formerly Director of Indian Institute of Science, Bangalore, Padma Bhushan, Professor G.P. Padmanabhanji, for his address. Professor Padmanabhan, please. You are mute. Thank you. Honorable Governor of Rajasthan, Shri Kalrajji Mishra, dignitaries of the IIHMR University, Dr. Sudhani, Dr. Gupta, an excellent talk by Dr. Panda, and Dr. Shiv Tripathi, who invited me to this meeting. First of all, I want to congratulate the university for organizing this international conference on digital health, which is of great importance and consequence for the globe, especially for a populous country like India. You know, with our inadequacy in medical services, one has always worried, how do we take care of the health of, say, 1.4 billion population? And perhaps digital health is the answer ultimately. It's been very well explained by Dr. Gupta, followed by Dr. Panda. But just to perhaps repeat a few things, information technology, digital technology, communication technology, all have combined together to take care, to provide mobile health. We are all familiar with telemedicine. And records, in particular medical records, e-records. We are all aware. In India, for example, if you ask how many TB patients are there, how many diabetics are there, what medicines they are taking, who are the consulting physicians, what has been their progress. Like that, I work personally on malaria. Death rates reported by our country and what is reported in WHO, they are very, very different. That means there is something basically required in terms of records, proper records of every disease. I think that is where I believe digital health is going to give the answer, which includes, as I said, apart from records, smart devices, wearables in particular, application of artificial intelligence to various medical devices. I chair the technical committees of BIRAC. Many of you would have heard, Biotechnology Industrial Research Assistance Council of the Department of Biotechnology, where we support, the government supports industry, various areas of biotechnology. And one finds a large number, some 150 products have come.
substantial what is happening today, all the startups you see all coming on artificial intelligence, application of artificial intelligence. Because a lot of it's been said. What I just want to remind the startups is this. No, they come with artificial intelligence, and I'm not really an expert. The expert in my committee say, machine learning you have done from how many data points? They will say we can identify or diagnose cancer. The questions are asked, which cancer? What type of cancers are? What stage of progress? You know, the data points required for each type runs into thousands. So many times the startups do not recognize they have, because they don't come from clinical background. They don't come from life science background, but they all come from physical sciences. They are all engineers, which is of course an excellent opportunity to get into this area. But all that my plea would be, have a physician, have a clinician in your group. It's very, very important. Have a life scientist in your group. And this is what is happening, interdisciplinary research. That is what is needed for artificial intelligence application. Machine learning comes from what you feed. For example, I work on malaria parasite. It takes a trained technician 20 minutes to analyze a single slide blood smear. 20 to 40 minutes to identify whether it is Plasmodium falciparum or whether it is Plasmodium vivax. But if we have provided artificial intelligence and developed a microscope, apparently in a few seconds, thousands of slides can be analyzed. But it all depends on what you feed, what information you feed. So you should have analyzed thousands of slides and fed that information. And that is what machine learning is all about. So many things have been already said. You know, the other end of the spectrum, what we are leading to is personalized medicine. I'm a life scientist, I'm a molecular biologist. So one of the past CSIR Director General said, each of you will carry your own health card, which will have your DNA sequence. What is the point in having the DNA sequence? Provided the sequence has been related to your susceptibility of a particular disease. Are you susceptible to tuberculosis? Are you susceptible to infectious disease? Some people keep on getting cold. Some people keep on getting infectious disease, cough. Is there something in your genome, in your gene? Like that, you know, this personalized medicine ultimately, today what has come, gene editing has come. The alphabets can be changed. A single change, as we all know, our human genome contains something like 3 billion base pairs, or let us say 3 billion alphabets, all ATGC combinations. Change in a single base can bring about a lot of changes. And this is what we are worried about corona now. UK strain, what it is doing. South African strain, what it is doing. Maybe there are a few mutations. Will our vaccines work? Vaccines have been developed for the first strain, L strain, which is developed in Wuhan. Now, will those vaccines neutralize the mutated virus? So these are all questions that have come. So much of, I'm only elaborating on this because it's the only aspect which has not been covered by Dr. Gupta and others. So much has been said. You know, there is very little I can really add it to this. So personalized medicine is so very, very important. And that is what digital health will be. As already very clearly said, India has taken a great lead. Many of you would know it moved this proposal in the United Nations and largely supported. So India has taken the lead in digital health, and it's also said earlier, we will all be getting our own, hopefully, health cards, which will provide all information about what diseases you are susceptible to, what drugs you are taking, who is the physician you are consulting. Perhaps much more of those informations. Hopefully, this health card will become a reality sooner than later, and it will be extensively distributed. And what it will do in this country, for pregnant women, for example, for children, schedule of dengue vaccine. When do you have to take the dengue vaccine? You know, there is a tuberculosis patients can access the phone and provide information to their clinicians actually.
And drug schedule, what kind of schedule? So the health care system that should be available will dramatically change once you have the health card, I suppose. I do believe this will become a reality. And this is where, as I said, in a, I wouldn't say impoverished country, India probably has a population as rich as Europe. And at the same time, we have the poorest of the poor. It's in a great contrast, but this is probably the digital health will be the answer to that. And wearables, probably smart devices, sensors are going to make a huge change. And I'm extremely happy, because as I said, I chair the BIRAC Technical Committee, and I see a lot of startups coming. Wearables, for example, the lady wearing a patch, wearing a belt, which will give you the heartbeat of the child, the blood pressure situations, the oxygen saturation of the blood. So many parameters are possible, and I'm extremely happy there are young people. And this is also happening slowly. They realize without a clinician in your group, without a public health expert in your group, and all the knowledge of engineering, also knowledge of other sciences would not help. So it has to be interdisciplinary group, interdisciplinary program. And I do think I'm exhausting my 10 minutes allotted to me. And I only want to conclude what has Corona, Pandaji said so many very, very home truths, I should say. But, one thing, I somehow feel the globe was on a roller coaster ride in the sense. We thought we can do anything without any inhibition. We can reach the Mars. We can, probably go deep down the ground. We can do anything. We can achieve anything. Artificial intelligence will provide everything. Robo will take care of everything. But it's very clear a tiny virus which you cannot even see is a challenge. Honestly, I can tell you, none of us still understand this virus. Will it come back? Will the mutations happen? Will the mutations weaken the virus? Will the mutations strengthen the virus? Will it become a pandemic or will it become a common cold? We do not know. I do believe it has taught a sense of humility to the entire scientific community. I once again want to congratulate the IIHMR University, and it is extremely important topic. And I think this has taken a wonderful step in organizing the global conference, and I'm sure the experts would contribute a great deal. And I want to thank Dr. Shiv Tripathi in particular for inviting me to this conference. Thank you so much. Thank you very much, Professor Padmanabhan. And now I take this opportunity to request Chief Guest of this program, Honorable Governor of Rajasthan, Shri Kalraj Mishra, for the inaugural address. अब मैं उद्घाटन भाषण के लिए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के यशस्वी एवं मनीषी माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी से निवेदन करता हूं। सभी को नमस्कार। IIHMR यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर एस.डी. गुप्ता जी, प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रहलाद राय सोडानी जी, विशिष्ट अतिथि पद्म भूषण प्रोफेसर G.P. पद्मनाभन जी, पद्मश्री श्री C.S. पांडव जी, संगोष्ठी के समन्वयक प्रोफेसर शिव त्रिपाठी जी तथा सम्मानित अतिथिगण, प्रतिभागी मीडिया के प्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि IIHMR विश्वविद्यालय द्वारा आज के समय के बेहद सामयिक और महत्वपूर्ण विषय डिजिटल हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेलबींग पर इस वैश्विक प्राधान्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। मैं ये जानता हूँ कि पूरे विश्व की प्राथमिकता आज समग्र एवं समन्वित विकास की ही है। भारतीय संस्कृति तो आरंभ से ही समन्वित विकास पर आधारित रही है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, उसके मूल में पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में देखते हुए सभी के समन्वित विकास की ही बात की गई है। यह समय सूचना और प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी का है। सूचना और संचार तकनीक ने जीवन
की जटिलताओं को बेहद आसान कर दिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में तो संचार तकनीकी ने क्रांतिकारी बदलाव की पहल की है। स्वास्थ्य सेवाएं सतत और समग्र विकास में इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, उसका पहला कदम ही स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी और समग्र और सतत विकास है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर हमारे देश ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की भी अनूठी पहल की है। उन्होंने इसकी शुरुआत करते हुए कहा था, बड़ा सोचो, छोटे से शुरू करो और तेजी से आगे बढ़ो। देश में प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत सस्ती और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है। आप सोचिए, इसके तहत एक पहचान पत्र से नागरिकों की स्वास्थ्य जांच, बीमारी, डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाइयां, रिपोर्ट और संबंधित सूचनाओं के आधार पर नागरिकों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास होने प्रारंभ हो गए हैं। डिजिटल हेल्थ सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की महती कड़ी है। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। स्वस्थ राष्ट्र ही सतत विकास के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। डिजिटल हेल्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेलबींग का अर्थ ही है स्वस्थ राष्ट्र की यह कल्पना, जिसमें तमाम प्रकार की असमानताओं को खत्म कर टिकाऊ विकास मानदंडों को सुनिश्चित किया जाए। मेरा व्यक्तिगत मत है कि वही विकास स्थायी रूप से दीर्घकाल तक कायम रह सकता है, जिसमें सभी की स्वास्थ्य सहित समग्र बेहतरी के लिए कार्य हो। इसके लिए हमें ऐसा वातावरण विश्व भर में विकसित करना जरूरी है कि जिसमें बगैर भेदभाव के सभी के समान विकास के लिए कार्य हो। मानवता की प्रगति के लिए समग्र विकास ही इस समय एकमात्र विकल्प है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने इसीलिए 2015 से ही समग्र विकास लक्ष्यों को अपनाने का निर्णय लिया। यह लक्ष्य 2030 तक वैश्विक विकास की दिशा को निर्धारित करने वाला है। इस दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के साथ ही विश्व में उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रबंधन को भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। वैश्विक स्तर पर इस समय जिस तरह से सूचना और संचार तकनीक का प्रसार हो रहा है, यह जरूरी है कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हो। टेलीमेडिसिन के अंतर्गत विश्व के विशेषज्ञ चिकित्सकों की बेहतरीन सेवाएं विश्व भर के देश एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के अनुसंधान और शोध का लाभ भी विश्व स्तर पर साझा किए जाने की जरूरत मैं अनुभव करता हूं। मैं चाहता हूं कि वैश्विक स्तर पर ऐसे ज्ञान की संस्कृति विकसित हो, जिसमें परस्पर आदान प्रदान से रोग मुक्त और सतत विकास की प्रक्रिया, उसकी निरंतरता बराबर बनी रहे। मैं इस ढंग से निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मानवता की प्रगति के लिए समग्र विकास ही इस समय एकमात्र विकल्प है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने इसीलिए 2015 से समग्र विकास लक्ष्यों को अपनाने का जो निर्णय लिया, उसकी निरंतरता भी बनी हुई है। 2030 तक वो सफलीभूत करने की दिशा में वो विचार कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जिस तरह से सूचना और संचार तकनीक का प्रसार हो रहा है, यह जरूरी है कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हो। टेलीमेडिसिन के अंतर्गत विश्व के विशेषज्ञ चिकित्सकों की बेहतरीन सेवाएं विश्व भर के देश एक साथ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के अनुसंधान और शोध का भी लाभ विश्व स्तर पर साझा किए जाने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं वैश्विक स्तर पर ऐसे ज्ञान की संस्कृति विकसित हो, जिसमें परस्पर आदान प्रदान से रोग मुक्त सतत विकास के विश्व की ओर
हम आगे बढ़ सकें। हमारे यहाँ तो ये कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हुए, सभी रोग मुक्त हों और सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। मैं समझता हूं विश्व कल्याण की इसी भावना के तहत डिजिटल हेल्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेलबींग के अंतर्गत मानव कल्याण की वैश्विक सोच पर कार्य करने की जरूरत है। मुझे ये जानकर सुखद लगा है कि IIHMR विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं विश्व भर में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंध एवं शोध की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं, यह हम सबके लिए गर्व की बात है। मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। डॉक्टर SD गुप्ता ने प्रारंभ में ही अपने उद्बोधन में कहा, जो मैंने प्रियम्बल पढ़ा था संविधान का, उसमें उन्होंने कहा कि इस सामूहिकता को विकसित करने की दृष्टि से इस दिशा में लगातार हमारे यहाँ संवैधानिक प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है और इससे समाज के सभी वर्गों में किसी भी प्रकार के भेदभाव की भावना को समाप्त करते हुए हम आगे बढ़े और सबका उसका लाभ प्राप्त हो सके। इस दिशा में विचार करके चलने की आवश्यकता है और आप ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको शुभकामना और आपको बधाई भी देता हूं। आज की यह वैश्विक संगोष्ठी बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित की गई है। मुझे विश्वास है कि इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी डिजिटल हेल्थ सतत और समग्र वैश्विक विकास के संबंध में अपने महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। इस संगोष्ठी में प्रस्तुत निष्कर्षों के आधार पर इस क्षेत्र में भविष्य की बेहतर दिशा तैयार हो सकेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है, आशा है। आपने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया था, मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ। मेरी भी ये रुचि रही है। मैं भी ये अनुभव करता हूँ कि पब्लिक हेल्थ इस महामारी के दौरान अद्भुत अपना स्वरूप दर्शाया है और पब्लिक हेल्थ के माध्यम से ही इस महामारी का जो हमारा अदृश्य शत्रु है, इसका मुकाबला कर सके। अगर उस प्रकार की कॉन्शियसनेस नहीं रही होती, उस प्रकार की जागरूकता नहीं रही होती, तो शायद हम महामारी का सामना नहीं कर पाते। और जो बाकी के देशों की दुर्दशा हो रही है, शायद हमारी भी वही स्थिति। तो इसलिए मेरा ये पूरा विश्वास है कि ऐसे अवसर पर आपने जो कार्य किया है, आपके माध्यम से जो सारा प्रबंधन हो रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से, ये निश्चित रूप से स्तुत्य है, प्रशंसनीय है और इसकी जितनी तारीफ करनी चाहिए वो कम है। और यही अनुभव करते हुए जब आपने मुझे आमंत्रित किया तो मैंने इस सहर्ष स्वीकार किया और मैंने सोचा कि मुझे भी अपना विचार व्यक्त करने का अवसर आपके बीच में प्राप्त होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए हार्दिक धन्यवाद। हम सभी आपके मार्गदर्शन से अभिभूत हैं और नव उत्साह का अनुभव कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, on behalf of organizing committee of Pradanya 2021 and IIHMR University, I take this opportunity to thank you all for your time and contribution in making a great beginning of the wonderful global conference. I am grateful to the Honorable Governor for his time and inaugural address, which has inspired us to strengthen our commitment for human service. Thank you, sir. I am thankful to Padma Vibhushan Professor G.P. Padmanabhan ji for thought-provoking special address. I am thankful to Padma Shri Dr. Chandrakant S. Pandav for a special address which has set foundation for the further discussions in the conference in terms of 8 dimensions of the health and well-being. I am thankful to our chairperson, Dr. SD Gupta, for his time as well as for his continuous support to our initiatives. I am especially thankful to our dynamic president, Dr. Prahlad Rai Sodani, who not only supported organizing committee, but also worked with us in ensuring a successful event which has just started. I am thankful to all the delegates, scholars, students
who have joined from the different parts of world to attend this conference. I am thankful to all the members of organizing committee, all of you for being with us. And we have now 3 days of packed agenda with 9 sessions, which has just started. Now, before we close the event, I request you all to stand up for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद।